नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। हमारे साथ अनिकेत भी हैं। और आज का जो विषय है आपको पता ही है, उपचुनाव में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसका आकलन लगातार विभिन्न स्रोतों के द्वारा किया जा रहा है। और जो आकलन छन के सामने आया है और जो हम लोगों ने भी महसूस किया है, उसमें अगर देखा जाए तो रामगढ़ में बीजेपी को एज मिल रहा है, तरारी में भी बीजेपी को एज है, इमामगंज में आरजेडी को बढ़त मिलने की बात बताई जा रही है, और बेलागंज में जेडीयू को। यानी कि जो सिटिंग विधायक थे जिन पार्टियों के, उसमें देखा जाए या गठबंधन के, तो महागठबंधन के 3 विधायक थे और 1 एनडीए का। लेकिन इस बार लगता है ये कहीं उल्टा ना हो जाए। तो आज चर्चा का विषय ये है कि प्रशांत किशोर के बारे में काफ़ी शोर था और है भी, अभी भी आप अंतिम नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं। फाइट हर जगह दिया है उनकी पार्टी ने, और जो भी स्थापित पार्टियां हैं, जो गठबंधन है, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, त्रिकोणीय मुकाबला तो कर ही दिया करीब करीब हर जगह पे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने। तो ये क्रेडिट उनको देना पड़ेगा। भले ही आकलन में ये सामने नहीं आ रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी भी कहीं से लीड करे। उसके पीछे की वजह ये भी है, एक वजह ये है कि हमें राजनीति का काफ़ी लंबा अनुभव है और काफ़ी समय से हम चुनाव कवर कर रहे हैं, परिणामों को जान रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि किस गठबंधन का कौन सा वोट बैंक है। उस हिसाब से देखा जाए तो जनसुराज का अपना कोई वोट बैंक नहीं है, खुदरा वोट बैंक है। वो कहाँ से ले रहे हैं, किस तरह से आ रहा है, वो चुनाव परिणाम के बाद जो उसका विश्लेषण किया जाएगा उसमें निखर के सामने आएगा। इसलिए वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि कहीं सफलता मिल जाए, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आकलन के मुताबिक अभी 3 एनडीए को और 1 महागठबंधन के खेमे में सीटें जा रही हैं। अनिकेत, ये बताइए कि ये जो उल्टा हो रहा है आकलन के हिसाब से, पहले 3 महागठबंधन थे, अभी 3 एनडीए को, तो एनडीए का ये बेहतर प्रदर्शन माना जाएगा और जाहिर तौर पर माना जाएगा, महागठबंधन का प्रदर्शन अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन इस रिजल्ट अगर ये आता है तो इसमें प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का क्या रोल है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठकर सामने आ रहा है। ठीक है ना? बिल्कुल। देखिए, प्रशांत किशोर, आपको याद होगा कि जब उपचुनाव का ऐलान हुआ था और जब वो अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात जो कही थी कि इस बार हम गढ़ हिला देंगे सबका। हाँ। और कहीं ना कहीं आप जो अभी एज में जो नतीजे में जो देख रहे हैं कि जिनको एज मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत तो जरूर मिल रहा है कि सबका गढ़ हिल चुका है। जैसे कि मान लीजिए अगर रामगढ़ में अगर बीजेपी जीतती है, यानी कि सुधाकर सिंह का गढ़ हिला है, जगदानंद सिंह का जो उनका पारिवारिक रहा है, बेलागंज में सुरेंद्र यादव, और इमामगंज में जीतन राम मांझी। बिल्कुल इंटरेस्टिंग ये है कि एनडीए 3 सीट जीत रही है और एक सीट पर जहां पिछड़ती हुई दिख रही है वो एनडीए की सिटिंग सीट है, जीतन राम मांझी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो एक सीट का उनको नुकसान क्यों हो रहा है? अगर वाकई में जीतन राम मांझी चुनाव की जो बहू है, चुनाव अगर हार जाती है तो ये तो एकदम तय हो जाएगा कि जीतन राम मांझी का जो गढ़ है वो हिल चुका है। प्रशांत किशोर जीते या ना जीते, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो बात कही थी वो कहीं ना कहीं सच हो जाएगा, क्योंकि सभी पार्टियों का गढ़ हिल जाएगा। जीतन राम मांझी की बात करें, सुरेंद्र यादव की बात करें, या फिर जगदानंद सिंह की बात करें। बिल्कुल जी। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, तो मैंने इसका उदाहरण भी है, ऐसा नहीं है। आज आप बेलागंज, जो कि सुरेंद्र यादव का गढ़ पिछले 35 वर्षों से था, और उसमें अगर देखा जाए, अगर इस बार अगर जेडीयू उस किले को ध्वस्त कर देती है तो काफी बड़ा एक मतलब ये माना जाएगा राजनीतिक रूप से, ये क्या कहेंगे उसको, बहुत बड़ा रिएक्शन हो परिवार नहीं, वो ठीक है। लेकिन इसके पीछे क्या केवल जेडीयू की ताकत है? क्योंकि जेडीयू, देखिए वहां जेडीयू ने लगातार प्रयोग किया है, 2005 से जेडीयू सत्ता में है और बेलागंज में लगातार प्रयास करती रही है कि वहां से वो चुनाव जीते, लेकिन सफलता कभी नहीं मिली है।
तो ये एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि क्या ये अगर जीत होती है जेडीयू की, तो क्या ये जेडीयू की जीत होगी या फिर इसमें कुछ प्रशांत किशोर की पार्टी का भी सहयोग होगा? इसमें कुछ नहीं, मैं तो कहता हूं कि बहुत ज्यादा रोल होगा प्रशांत किशोर की पार्टी का, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार कौन है? मोहम्मद अमजद, जो कि एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और कहीं ना कहीं मोहम्मद अमजद जितना वोट लेकर आएंगे वो आरजेडी को वहां पर नुकसान देंगे। जितने भी उनके पाले में वोट आएंगे, यानी कि वो वोट बैंक कहीं ना कहीं आरजेडी के खिसकेंगे। और बहुत लोग तो ये भी बता रहे हैं, उस इलाके के कई एक्सपर्ट से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं वो जितना ज्यादा वोट लेकर आएंगे बेलागंज में, जेडीयू के जीतने की चांसेस जो है उतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। देखिए, MY समीकरण जो कि आरजेडी का कोर वोट बैंक है, वहां जाकर अचानक से वो चुनावी रणनीति में आके वो बिखर जाता है। अब जेडीयू ने भी यादव उम्मीदवार उतार दिए और इधर जनसुराज ने मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए, तो इस चक्कर में MY जहां ब्रेक कर जाता है। सुरेंद्र यादव क्यों जीते थे? वहां 70,000 यादव मतदाता है, 62,000 मुस्लिम मतदाता है, तो ये दोनों मिल जाते हैं, तो उससे बड़ी कोई ताकत ही नहीं है। और जेडीयू को एक और फायदा ये हो सकता है कि मनोरमा देवी भी तो यादव समुदाय से आती है, इसीलिए कह रहा हूँ। अब कुछ यादव का, हाँ, अब जो खबर आई थी उसके अनुसार कहा गया कि मोहम्मद अमजद को जो है 70% मुसलमानों ने वोट दिया है। तो सब ऐसा वाकई में हुआ है तो हाँ, कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए खतरे की घंटी सिर्फ बेलागंज में नहीं बल्कि 2025 के चुनाव में सभी सीटों पर हो सकती है। लेकिन एक चीज मैं और कहूंगा अनिकेत, कि अगर यही बेलागंज में यादव कैंडिडेट होता और पार्टी जेडीयू ना होकर बीजेपी होती, तो चुनाव का नतीजा ये नहीं होता। क्योंकि आज के डेट में देखिए, मुस्लिमों ने मोहम्मद अमजद को क्यों वोट दिया? जनसुराज होते हुए देखिए, मुसलमानों का एक ये तो क्लियर फंडा है कि जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट मिलेगा जी। जेडीयू से बीजेपी मुसलमानों को उतनी परहेज नहीं है, जिसकी वजह से आज अगर सफलता मिलती है बेलागंज में, तो ये फैक्टर भी हमें ध्यान रखना है। अगर बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ती ना जेडीयू की जगह, तो वो चुनाव नहीं जीत पाती। तब सारे मुस्लिम सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह को वोट देते, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं हम हट गए। हाँ, और बीजेपी बिल्कुल। तो ये स्थिति है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब देखते हैं हम, जैसे रामगढ़ का अगर हम उठा लिया जाए, रामगढ़ में देखिए जगदानंद सिंह 6 बार जीते वहां से, और अंबिका यादव भी अगर एक बार जीते आरजेडी के टिकट पर, तो उन्हीं के बलबूते पर जीते, तो उनका गढ़ है वो। और वहां जो खबरें आ रही है कि भाई वहां तो बीजेपी और बीएसपी में लड़ाई है, तो ये बड़ा आश्चर्य पैदा करता है। वहां भी यादव कैंडिडेट है बीएसपी का, और जो है वहां भी एक तरह से देखा जाए तो मुस्लिम भले ही आरजेडी को वोट दे दें, यादव तो अधिकतर बीएसपी को वोट दिया होगा, क्योंकि उन्हीं की जाति का उम्मीदवार है। क्योंकि रामगढ़ जो सीट है ना, वो यूपी से सटता हुआ इलाका है, और उन इलाकों में मायावती की भी एक अपनी पकड़ है। तो नहीं, मेरा ये नहीं कहना है, मेरा ये कहना है कि जो यादव वोटर आरजेडी के मतलब हैं, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो जाकर रामगढ़ में बीएसपी के उम्मीदवार को इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि वो यादव कैंडिडेट है। यही सिंपल बात है ना। बिल्कुल। तो वहां भी ब्रेक हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। और जनसुराज वहां भी चुनावी मैदान में है, वहां भी कहीं ना कहीं आरजेडी को वो नुकसान पहुंचाएगी। बिल्कुल। देखिए, कुशवाहा वोट का पर, क्योंकि सुशील कुशवाहा है जनसुराज के उम्मीदवार, और अजीत कुमार सिंह आरजेडी के, अशोक सिंह हो गए बीजेपी के, बीएसपी के हैं सतीश यादव जो कि अंबिका यादव के भतीजे हैं। तो वहां भी देखा जाए तो जो वोटों का बिखराव है, मतलब जो खबरें आ रही है, देखिए फाइनल तो है नहीं, चार पार्टियों का मुकाबला। पिछली बार भी काफी कम वोटों से मुकाबला हुआ था और 159 वोट से बीएसपी चूक गई थी। बिल्कुल। तो ये स्थिति है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो उदाहरण हमने इसलिए दिए कि अगर स्थिति परिस्थिति बदलती है तो वोट बैंक पर भी इसका असर पड़ता है। वही हाल इमामगंज में है। इमामगंज में भी आप देखिए तो माझी दोनों टकरा गए हैं आपस में। और जितेंद्र पासवान को जनसुराज को टिकट दे दिया है। तो टिकट बांटना भी
एक ये है। यहां भी कोशिश हुई थी तरारी में, हालांकि बहुत ज्यादा सफल वहां पर जनसुराज नहीं है। नहीं होगा। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि जनसुराज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। ये भले ही सीट मिले ना मिले, लेकिन परसेंटेज, वोटों का परसेंटेज ये ऐसी पार्टी है जिसका ठीक ठाक गठन महीने 2 महीने पहले हुआ है और ये पार्टी पूरी चर्चा में है। पूरी चर्चा में है। तो आने वाले चुनाव में भी मुझे लगता है कि जनसुराज का मतलब अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, 25 से पहले उनके लिए एक अच्छा वार्म अप कह सकते हैं, सेमीफाइनल के हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बड़े मैच से पहले एक टेस्ट मैच जो होता है ना वार्म अप, वो बिल्कुल जनसुराज के लिए इन 4 सीटों पे वार्म अप मैच जैसा हो गया है। बिल्कुल। तो अभी तो आकलन का दौर जारी रहेगा, आकलनों का दौर जारी रहेगा, क्योंकि 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आने हैं और आज है 14 नवंबर। तो धीरे धीरे इसी तरह से हम विश्लेषण करते रहेंगे। हो सकता है कि एक एक बूथ का करना पड़े, कितना टाइम है चूंकि। तो अनिकेत, बहुत धन्यवाद तुम्हारा। बिल्कुल, और आज के लिए इतना है। तो नमस्कार।